Hello and welcome to Bimochana Edu. This is the series of Geography Optional and we are doing Perspectives in Human Geography, which is module 6 of our series. Before entering to the core topics like models, theories, population geography, एक छोटी सी बात समझनी ज़रूरी है कि ज्योग्राफी का बेस बना कैसे। अगर तुम्हें समझने में नहीं आ रहा है कि ज्योग्राफिकल थिंकिंग इवॉल्व कैसे हुई है तो आगे का सब कंसेप्ट बस डेफिनेशन बन जाएगा, समझ नहीं पाओगे। जितना भी है मैंने बताया था ना कि ह्यूमन ज्योग्राफी में आप लोगों को थ्योरीज को समझना पड़ेगा, ना कि स्टोरीज देखना पड़ेंगी, ना कि रटना है। समझ में आने वाली बात। तो यूपीएससी के सिलेबस में पर्सपेक्टिव एंड पैराडाइम ये वाले वर्ड्स कहीं भी नहीं दिखे होंगे आप लोगों को, है कि नहीं है। बट ह्यूमन ज्योग्राफी का पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो इसी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोगों के सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है भाई, बिहेवियरल ज्योग्राफी दिया है, रेडिकल ज्योग्राफी दिया हुआ है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, है कि नहीं। इस तरीके के आप लोगों को वर्ड सुनाई दे रहे होंगे, लेकिन इस सब के पीछे जो है ना वो एक हिडन लाइन छुपी है कि हाउ ज्योग्राफिकल थॉट इवॉल्व, है कि नहीं है। और वही इवोल्यूशन जो है ना हम जो समझेंगे ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराडाइम। क्या बोलेंगे, पैराडाइम। मतलब जो भी आप लोगों के ज्योग्राफिकल थॉट इवॉल्व हो रहा है उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, पैराडाइम, ठीक है। तो मतलब आज हम बेस बना रहे हैं जहां से हम समझेंगे कि ज्योग्राफी डिस्क्रिप्टिव से एनालिटिकल, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव थी, फिर एनालिटिकल हुई, फिर उसके बाद आगे चल चल के क्या हुआ, इंटरप्रेटिव हो गई, ठीक है। तो कैसे ये इवॉल्व हुआ तो इस चीज को भी तो समझना पड़ेगा ना। तो ये वही इनविजिबल थ्रेड है जो हमारे पेपर 1 के लिए टॉपिक को एक फ्रेमवर्क में कनेक्ट करता है। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। तो मतलब आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्चुअली में एग्जाम बेस्ड जाना ना करते हुए पैराडाइम का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो समझेंगे। ज्योग्राफी में कौन कौन से मेजर पैराडाइम शिफ्ट आए हैं 20th सेंचुरी तक वो देखेंगे। और एग्जामिनर को कंटेम्प्रेरी पैराडाइम लिखते वक्त का एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि मान लो बड़ा ना पूछ लिया कंटेम्प्रेरी पैराडाइम क्या होता है, टाइम ज्योग्राफी क्या होती है। नॉर्मली ये चीजें अपन लोग क्या करेंगे इस पूरे के पूरे मॉड्यूल के ये वाले टॉपिक के अंदर देखेंगे। ये वाला आज मैंने जो क्या कराऊंगा, आज पार्ट 1 है इस टॉपिक का, कल पार्ट 2 भी करवाऊंगा। अब मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ, इतनी सारी चीजें क्यों करा रहा हूँ, क्यों छुड़वा रहा हूँ भाई। पहली बात एक बात दिमाग में रखना कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि मैं आप लोगों को 100% एग्जाम बेस्ड स्टडी करवाऊंगा। दैट मीन्स आप लोगों को कोई भी ओवरलोड ऑफ द इंफॉर्मेशन नहीं होगी। आप लोगों के जो भी आप लोगों के नोट्स तैयार होंगे वो पूरे के पूरे एग्जाम बेस्ड होंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सीधा नोट्स पढ़ना है और सीधा एग्जाम के अंदर लिख के आना है। समझ में आई नहीं वाली बात नॉर्मली। और जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से आए हैं कि अरे अच्छा मुझे तो पर्सपेक्टिव पढ़ने को मिलेगा, मुझे पैराडाइम पढ़ने को मिलेगा और मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने को मिलेगा, तो उन लोगों की एक्सपेक्टेशन को मैं पूरा तोड़ते हुए मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जो हम लोगों को एग्जाम में ज़रूरी है वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल पर्सपेक्टिव जो है पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव वाला पोर्सन था जिसके अंदर हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड पूछते थे कि भाई अलबरूनी के थॉट्स लिखो, यूरोपियन जोग्राफर्स के थॉट्स लिखो कि क्या थे। तो भाई ये सब चीजें लास्ट टाइम आखिरी बार सन 95 में पूछी गई थी। तो अब बताओ क्या मैं इस पर इतना फोकस करना चाहूंगा, भाई मैं नहीं करना चाहता। अगर आ गया तो वो एक सरप्राइज होगा, नहीं आया तो कोई वो नहीं है। यहाँ पर रिस्क वाली बात नहीं आती है कि भाई हम लोग रिस्क ले रहे हैं, भाई ट्रेंड ही नहीं है तो कैसे करेंगे। और ये जो पैराडाइम वाला है इस पर मैं फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट टाइम 2017 में डायरेक्ट 2 क्वेश्चन एक ही साल के अंदर पूछ लिए गए थे। तो कोई भरोसा नहीं है। पर्सपेक्टिव को सिर्फ अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे क्या होता है ये, ठीक है। नॉर्मली अपने डिटेल में नहीं जाएंगे, समझ में आने वाली बात। तो अगर आप लोग भी 100% एग्जाम बेस्ड स्टडी करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा विमोचन एजुकेशन की जो भी सीरीज मेरी चल रही है इसके अंदर वो लोग आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आज का टॉपिक है पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। पर्सपेक्टिव आज क्या पढ़ेंगे अपन लोग, पर्सपेक्टिव एंड पैराडाइम का पार्ट 1 पढ़ेंगे, याद रखना। पार्ट 2 अपन लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नाउ सबसे पहले सिलेबस देख लो क्या है, अपन लोग क्या करने वाले हैं। सिलेबस के अंदर देखो पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर एरियल डिफरेंशिएशन, रीजनल सिंथेसिस, डायटोमी, डुअलिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, तो इस तरीके की चीजें पूछी गई हैं। तो आज अपन लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो थोड़ा सा अपन इंट्रो टाइप की चीज देखेंगे अगर क्वेश्चन में आया तो, ठीक है। और यूनिट नंबर 10 के अंदर भी अपना थोड़ा सा सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी भी इसके अंदर ही आता है। समझ में आने वाली बात नॉर्मली आ गई ना।
अब आप PYQ से ही आइडिया लगा लो कि मैं इस पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों नहीं कर रहा हूँ। PYQ में देखो सन 1979 में क्वेश्चन आया था कि 1700 तक हिस्ट्री की इंडिया वाज लार्ज एक्सटेंट ऑफ द लिमिटेड बाय द ज्योग्राफी एनालिसिस। इसके ऊपर अपन को लिखना था नॉर्मली। तो एक बात बताओ 79 में आया था, उसके बाद 95 तक, केवल 95 तक ही क्वेश्चन पूछे गए जिसमें कंट्रीब्यूशन पूछ लिया गया था अरब जोग्राफर्स का, अल बरूनी का, ठीक है, अलग अलग टाइप के यूरोपियन जोग्राफर्स का। तो एक बात बताओ 95 के बाद एक भी बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई आ नहीं सकता है, बट मैं क्या करना चाह रहा हूं कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए इतना ज्यादा फोकस नहीं करना चाहूंगा। लेकिन पैराडाइम के अंदर देखो 3 बार ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 97 में पूछा गया था, ठीक है, 97 में पूछा गया था, फिर उसके बाद 2017 में, और ये भी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अंदर ये टाइम ज्योग्राफी वाला जो है ना, वो मैंने क्या किया अलग से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इसके अंदर नहीं कराने वाला कि टाइम ज्योग्राफी क्या होती है। तो बच्चे कंटेम्प्रेरी वगैरह इस तरीके के आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएंगे अगर आया तो, समझ में आने वाली बात नॉर्मली। इसीलिए मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को आगे का बेस कंप्लीट करने के लिए ये कंप्लीट करना पड़ेगा। समझ में आने वाली बात। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो पर्सपेक्टिव क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था। पर्सपेक्टिव क्या है कि जिस तरीके से जोग्राफर्स जो है इंटरप्रेट कर रहे हैं रियलिटी में, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, पर्सपेक्टिव बोलते हैं। ये सेव करता है कि कैसे हम लोग स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड एनवायरमेंट। इट इज अबाउट द वे ऑफ थिंकिंग नॉट मियर फैक्ट। ये बिल्कुल सोचने का तरीका है, फैक्ट नहीं है। जैसे फैक्ट क्या होते हैं, सिंपल सा आप लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर देख लिया कि भाई यहाँ नदियां हैं, यहाँ पर हम लोगों के पहाड़ हैं, इस तरीके से पहाड़ बन रहे हैं, इस तरीके से नदियां बन रही हैं। लेकिन अपना जो पर्सपेक्टिव वाले ज्योग्राफी है उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से सोचना है कि नहीं है। पहले हम लोगों ने हाउ समझा, फिर पहले व्हाट देखा, फिर हाउ समझा, फिर वाई समझा, मतलब बहुत सारी इस तरीके के अपन लोगों ने देखना चालू किए। तो समझ में आना। तो इसका मतलब मैं पर्सपेक्टिव को एक लाइन में अगर डिफाइन करना चाहूँ तो ये लेंस ऑफ ज्योग्राफर है कि किस नजरिए से वो देख रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को समझाया था कि अगर एक इंसान चल रहा है और यहाँ पर नदी बनी हुई है और अगर वो गिर गया तो लोगों को देखने का तरीका अलग होगा। कुछ लोग इस पे हंसेंगे, कुछ लोग इस पर तरस खाएंगे, कुछ लोग इसको ताना देंगे कि भाई ये अंधा है, सोच नहीं सकता। कुछ लोग तो ये पूरा इससे रिलेटेड पर्सपेक्टिव ही हटा देंगे और बोल देंगे कि भाई ये तो गवर्नमेंट की गलती है, या फिर गवर्नमेंट बोल देगी कि भाई प्रशासन की गलती है, या फिर सीधा बोल देंगे कि भगवान की गलती है। भाई इस तरीके की चीजें पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से ज्योग्राफी भी इसी तरीके से अपन लोगों की क्या हुई, इवॉल्व होना स्टार्ट हुई। समझ में आने वाली बात पर्सपेक्टिव की। तो अगर मैं बात करूं पर्सपेक्टिव एंड पैराडाइम इन ज्योग्राफी, तो मीनिंग एंड कंटेक्स्ट देख लो। भाई पर्सपेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, वे ऑफ लुकिंग एट इंटरप्रिटिंग द ज्योग्राफिकल फिनोमिना, कि आप किस तरीके से और किस नजरिए से उस ज्योग्राफिकल फिनोमिना को देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल सुनामी आ गई, ठीक है, सुनामी आ गई। आप एक बात बताओ, जब 1600 या 1500 का टाइम चल रहा था तो उस टाइम पे पर्सपेक्टिव कैसा था। भाई पर्सपेक्टिव पूरे का पूरा झुका हुआ था आप लोगों के किस चीज में, धर्म के उसमें, ठीक है। तो सीधा सीधा था, तो वो बोलते थे कि भाई भगवान के कहर आ गया या जो भी है। नॉर्मली एग्जांपल बता रहा हूँ, ये चीज आप लोग इस चीज को उसमें ना ले नॉर्मली। लेकिन आज के टाइम पे धीरे धीरे इवॉल्व होकर ये साइंटिफिक वे में चला गया है और हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं और हम लोग उसके रीजन समझ पा रहे हैं। दैट मीन्स मेंटल लेंस है कि भाई पहली बात तो फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन ऑफ द ज्योग्राफी वाली बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये शिफ्ट हो रहा है। समझ में आया ना, पर्सपेक्टिव आई ना बात समझ में। अब ये पैराडाइम क्या होता है भाई, डोमिनेंट साइंटिफिक फ्रेमवर्क मॉडल ऑफ इंक्वायरी एट पर्टिकुलर टाइम। मतलब कोई समय है, उस टाइम पर कौन सा फ्रेमवर्क आप दे रहे हो, मतलब किस तरीके से वो चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज से 100 साल पहले अगर किसी चीज की बात करोगे, नॉर्मली अगर किसी ने बोल दिया कि भाई 100 साल पहले नहीं, आज से 500-600 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली धरती तो ऑब्वियस बात नहीं, मैं लाइन में जाना नहीं चाहता। नॉर्मली कि कोई चीज जो अगर उस टाइम पे ट्रू नहीं दिखाई दे रही थी वो आज के टाइम पे ट्रू है कि नहीं। तो मतलब पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है उस चीज में। अगर कोई चीज को अगर कोई बोल रहा है कि नॉर्मली वो इंपेरिकल बात बोल रहा है, उसने बोल दिया कि थ्योरेटिकल चीज है कि भाई ये मेरी नदियां हैं, ये बह रही हैं, ठीक है। फिर दूसरा एक और पैराडाइम शिफ्ट आया कि उन्होंने बोला कि नदियां क्यों बह रही हैं,
ठीक है, फिर आया कि नदियां कैसे बह रही हैं, ठीक है, फिर आया कि नदियां अगर ऐसे बह रही हैं, अगर ऐसे बहती तो कैसा होता। तो लोगों के बीच में क्या होने लगा, शिफ्टिंग आने लगी, सोचने की तरीका बदलने लगा। तो बस वही चीज है। अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में, अगर मैं साइंटिफिक फ्रेमवर्क की बात करूं, नॉर्मली साइंटिफिक फ्रेमवर्क में आने लगा ना, पहले क्या था, नॉर्मली ये क्या था, ह्यूमनिस्टिक चीज थी, लेकिन अब ये साइंस से रिलेटेड हो गई। तो साइंटिफिक फ्रेमवर्क में लाने के लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट है या फिर जोग्राफर्स है या थिंकर है, वो है थॉमस कुन। कौन है? थॉमस कुन। याद रखना, नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से इनका पूरा मॉडल था जिनने पूरा पूरा डिफाइन किया। तो इन्हें क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन दिया। समझ में नहीं ये वाली बात नॉर्मली। तो रिलेवेंस क्या है इसका भाई, जोग्राफिकल जो डेवलपमेंट है ना, वो सीरीज ऑफ पैराडाइम शिफ्ट है कि नहीं। धीरे धीरे पूरा पूरा एक पूरा एरा आता है, एक पूरा एरा आता है कि भाई इस एरा में कोई इसकी बात करेगा, फिर बोलेगा कि भाई ये तो चीज है ही नहीं है, यहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट होने लगेंगे, फिर दूसरा एरा आएगा, है कि नहीं। जैसे आप लोग अभी करंट अफेयर्स में देख रहे होंगे कि नेपाल हुआ, मेडागास्कर हुआ, दोनों में क्या आ गया, एकदम से जेनजी ने क्या किया, तख्ता पलट कर दिया, तो एक पूरा एरा आ गया। तो बस वही चीज है कि पैराडाइम शिफ्ट हो गया। जैसे डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट हुआ, फिर एक्सप्लेनेशन देने लगे, फिर मॉडल बिल्डिंग होने लगी, फिर सिंथेसिस आने लगा, है कि नहीं। ये चीज मैं आप लोगों को आगे चल के और बताऊंगा, अभी बस मोटा मोटा समझो कि पहले किसी चीज का डिस्क्रिप्शन दिया कि भाई पहाड़ है इस तरीके के, फिर उन्हें एक्सप्लेन किया कि पहाड़ क्यों है, फिर उन लोगों ने एक मॉडल बना दिया कि ऐसी जगह पर ही पहाड़ मिलेंगे और क्योंकि इसका रीजन ये है कि नहीं। फिर उसको सिंथेसाइज किया कि भाई हम लोगों ने उस पर रिसर्च की कि ये ऐसा ही क्यों हो रहा है या फिर आगे चल के क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, तो इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी। समझ में आए ना ये वाली बात नॉर्मली। अब मैंने मैक्सिमम हैंड रिटर्निंग किया सब कुछ नॉर्मली, ठीक है। तो देखो, जोग्राफिकल चेंज फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव टू लॉ मेकिंग थ्रू द क्लासिफिकेटरी, ठीक है। क्लासिफिकेटरी मतलब जोग्राफी जो है वो चेंज हुई है डिस्क्रिप्टिव से लेके कहां पर, लॉ मेकिंग तक। किसके द्वारा? क्लासिफिकेटरी के द्वारा। वही सीधी बात है कि पहले क्या बोलते थे कि भाई पहले डिस्क्रिप्शन दे देते थे। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था नॉर्मली, जब मैं आप लोगों को जियोमॉर्फोलॉजी करा रहा था, तो मैंने बोला था कि भाई पहले डिस्क्रिप्शन देते रहते थे कि भाई ये चीज है, ये चीज है, फिर धीरे धीरे वो इवॉल्व होती गई। तो आज के टाइम पे हम इतने इवॉल्व हो गए कि हम लोगों ने लॉ बना दिए कि आप लोगों को पता होगा कि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो ये होगा, ठीक है। अगर मेरा स्लोप अगर मेरा इस एंगल से होगा तो इतनी स्पीड से मेरा नीचे मास मूवमेंट होगा, तो मास मूवमेंट होगा ही होगा। अगर मेरा सीधा सीधा जो है कंडेंसेशन हो रहा है, तो यहाँ पर मेरी क्या होगी, बारिश होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सब चीजें क्या आपने लोगों ने लॉ मेकिंग बना दी है। तो जोग्राफिकल लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड विद कॉन्फिडेंस। क्या होता है कि जो जोग्राफिकल लॉ जो होते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस के द्वारा अप्लाई नहीं किए जा सकते इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो नहीं कर पाओगे बिल्कुल कॉन्फिडेंस से अप्लाई। इट मींस दीज लॉज आर नॉट आइडेंटिकल, ये लॉज आइडेंटिकल नहीं है टू द नेचुरल लॉ विच कैन बी टेस्टेड एड इन्फिनिटियम। याद रखना, एड इन्फिनिटियम का मतलब होता है फॉर एवर और अगेन एंड अगेन, मतलब इन लॉ को अपन बार बार यूज नहीं कर सकते। ये अपन जोग्राफिकल लॉ है पूरे के पूरे। कॉमन सेंस बताओ, क्या आप कोई भी जोग्राफिकल लॉ पूरे वर्ल्ड में लगा सकते हो? द आंसर इज नो। कि भाई मालूम पड़ा, मैंने बोला कि भाई मेरा अमेरिका के अंदर विंड स्पीड इतनी से चल रही है, मैंने लॉ लगाया, अरे अच्छा विंड स्पीड इतने चल रही है तो ग्रेविटी का इतना इफेक्ट पड़ा, ये हो गया। अब अगर मैं यही चीज मैं इंडिया के ऊपर अप्लाई कर दूं तो क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज नो। क्योंकि भाई यहाँ का जो होगा, यहाँ का क्लाइमेट होगा अलग होगा, क्लाइमेट होगा, फिजिकल कंडीशन होगी अलग होगी। दैट मीन्स आप लोग हर जगह नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल लॉ अलग चीज होती है और जो जोग्राफिकल लॉ जो हो रहे हैं वो अलग होगी। मतलब एड इन्फिनिटियम नहीं कर सकते। तो याद रखना, द लॉ ऑफ ज्योग्राफी आर नॉट लाइक द लॉ ऑफ नेचुरल साइंस। याद रखना, ज्योग्राफी के लॉ नेचुरल साइंस के लॉ के अकॉर्डिंग के जैसे नहीं है। ये चीज आप लोगों को दिमाग में रखनी है। एज ज्योग्राफी इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, कोई एक्सपेरिमेंटल साइंस तो है नहीं है। ज्योग्राफिकल लॉ कैन नॉट बी टेस्टेड ओनली इन द फील्ड, ठीक है। जो ज्योग्राफिकल लॉ जो है ना, वो केवल और केवल फील्ड में ही टेस्ट किए जा सकते हैं, कोई लैब में तो होगा नहीं जहां पर कंडीशंस आर नॉट कंट्रोल। कंडीशन तो आप लोग मान लो, बड़ा आप लोगों ने हॉट एयर बलून उड़ाया, आप लोग सोच रहे हैं बहुत बढ़िया, एकदम से हवा चल गई, है कि नहीं। इन अदर वर्ड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स लाइक
फिजिक्स आर नॉट पॉसिबल इन द ज्योग्राफी। फिजिक्स में क्या होता है आप लोगों का, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है, आप लोगों के हाथ में है ये चीज है, लेकिन ज्योग्राफी के अंदर आप लोगों के हाथ में है ही नहीं। तो इसका मतलब मैं सीधा बोलूंगा कि लॉ ऑफ ज्योग्राफी आर नॉट लाइक द लॉ ऑफ नेचुरल साइंस, as the geography is not in the experimental science, geography laws are the tested only in the field where the conditions are not controlled. In other words, control experiments like the physics are not possible in the geography. तो geography being ideographic, geography क्या है, एक ideographic है मतलब रीजनल बात हो गई, एंड नोमैटिक मतलब सिस्टमेटिक बात हो गई। आइडोग्राफिक मतलब रीजनल और नोमैटिक मतलब सिस्टमेटिक। हैज लॉज एंड मॉडल डिफरेंट फ्रॉम दी फिजिकल साइंस एंड दी सोशल साइंस। बिल्कुल इसके लॉ और मॉडल जो होंगे ना वो आप लोगों के फिजिकल साइंस और सोशल साइंस से अलग होंगे, ठीक है। ज्योग्राफी लाइक अदर डिसिप्लिन्स इज पासिंग थ्रू दी फेज ऑफ कियोस। ऑब्वियस ये बात है, चाहे साइंस हो चाहे कुछ भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि कंप्यूटर साइंस में पहले क्या होता था, छोटी छोटी सी ब्रांच होते थे, लेकिन आज पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है पूरी की पूरी एक ब्रांच बन चुकी है। तो इसी तरीके से ज्योग्राफी भी अलग अलग कियोस से होके गुजरा हुआ है और ट्रांजिक्यूटी से भी होकर गुजरा हुआ, मतलब ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ये किसने बोला है, ये एस थॉमस कुन ने बोला है। भाई कुन है, एस टी कुन याद रखना बस आप तो एग्जाम के लिए, वही बहुत है, ठीक है, कुन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ स्टोकेट्स लॉ ने क्या बोला है, पैटर्न दैट मे बी चेंज्ड स्टैटिस्टिकली बट मे नॉट बी प्रिडिक्टेड प्रिसाइजली। चाहे कोई भी पैटर्न हो अपनी ज्योग्राफी के अंदर, चाहे आप लोगों को दिख रहा हो कि ये स्टैटिक चेंज हो रहा है, बट फिर भी आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे प्रिसाइजली, ठीक है। ये किसने बोला है, स्टोकेस्टिक ने बोला है, ठीक है। समझ में आई ना ये वाली बात। नॉर्मली ये क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को बैकग्राउंड दे दिया है। अब देखो पैराडाइम इन ज्योग्राफी मीनिंग एंड ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो पैराडाइम इज अ फ्रेमवर्क ऑफ आइडिया एंड मेथड। ये क्या है, फ्रेमवर्क है किसका, आइडिया और मेथड का, जो कि गाइड कर रहा है किसमें, रिसर्च और थिंकिंग में इन द डिसिप्लिन, किसमें, रिसर्च एंड थिंकिंग इन डिसिप्लिन में। कॉइंड बाय एस थॉमस कुन इन 1962 द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, कॉइंड बाय एस थॉमस कुन 1962 इन द स्ट्रक्चर ऑफ साइंस ऑफ रिवॉल्यूशन। ये किसने दिया था, तो एस थॉमस कुन ने दिया था स्ट्रक्चर ऑफ साइंस साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में। अब ये वाले जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ये मत समझना कि मैं इसको डिटेल में कराया, अभी तो मैं समझा रहा हूँ। ज्योग्राफी लाइक अदर साइंस हैज पास थ्रू द पैराडाइम शिफ्ट। ऑब्वियस ही बात है, जैसे नॉन एज साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू, रिसर्च ट्रेडिशन, शिफ्ट इन कोर अजम्पशन। याद रखना ये आपके कीवर्ड्स हैं, दिमाग में रखना, साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू, रिसर्च ट्रेडिशन, शिफ्ट इन कोर अजम्पशन। समझ में आए ना ये वाली बात, नॉर्मली आई ना। अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख लो और प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। नाउ देखो नॉर्मली मैं आप लोगों को डिटेल में तो अभी बताऊंगा, लेकिन पहले मोटा मोटा से समझ लो कि हिस्टोरिकल सीक्वेंस क्या है पैराडाइम शिफ्ट का, कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब की बात चल रही है। जैसे 1850 से पहले की अगर मैं बात करूं, 1850 से पहले बात करूं तो क्या होता था उस टाइम पे, भाई एक्सप्लोरेशन हो रहे थे, डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, लोग बोट पे जाते थे या फिर नॉर्मली पैदल चलते जाते थे, तो एक्सप्लोर कर रहे थे वर्ल्ड को, है कि नहीं है। तो इसका मतलब उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, इंपेरिकल एंड रीजनल बोलेंगे, क्योंकि एक रीजन के अंदर ही तो लोग देख पा रहे थे, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैं बोलूं नॉर्मली कि थिंकर के नाम याद रख लो तो बस हम्बोल्ट याद रख लो, बहुत है। वैसे रिजर है, वर्निस है, कुछ भी लग सकते हो, लेकिन हम्बोल्ट दिमाग में रखना ये चीज। तो इस टाइम पे क्या हुआ, एरियल डिफरेंशिएशन वाली लाइन आई, तो इसीलिए देखो अब अपने सिलेबस के अंदर एरियल डिफरेंशिएशन लिखा है ना, इसीलिए सबसे पहले लिखा हुआ है। तो एरियल डिफरेंशिएशन हुआ और कोरोलॉजी के बारे में बात हुई। यहाँ पर कीवर्ड दो चीज दिमाग में रखनी है, मतलब एक्सप्लोरेशन हुआ 1850 से पहले, क्या था, एक्सप्लोरेशन था, डिस्क्रिप्शन था, इसमें हम लोग एरियल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। फिर 1850 से 1950 मतलब लगभग 100 सालों तक क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनिज्म हुआ। मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनिज्म वाला फेज आया, फिर धीरे धीरे बढ़ के क्या हुआ, डिटर्मिनिज्म से चेंज होकर क्या हुआ, पॉसिबिलिज्म पे चीज आ गई। इस बार आ गई पॉसिबिलिज्म पर चीज आ गई, मतलब ये क्या हुआ, फिलोसॉफिकल बातें करने लगे। तो ये फिलोसॉफिकल बात हो गई, जैसे विदाल दे ला ब्लाच, ये एक ही नाम है, विदाल दे ला ब्लाच और रेड जेल, कुछ भी नाम याद रखना तो रखो, नहीं तो नहीं रखो। मैन एंड एनवायरमेंटल रिलेशनशिप देखने लगे इसके अंदर, क्योंकि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात हो रही है ना। नाउ नेक्स्ट इज 50 से लेके 70 तक। अब क्या हुआ, धीरे धीरे अपन लोग इवॉल्व होने लगे, साइंस तरक्की करने लगा 50 के बाद। क्यों, वर्ल्ड वॉर आ गया था, मैंने बताया था, तो धीरे धीरे साइंस तरक्की करने लगा, तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आ गया। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आ गया, इसको अपन लोग
स्पेशल साइंस भी बोल सकते हैं, मतलब ये साइंटिफिक नेचर है। कौन है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सैफर है, बंज है, बेरी है, ये वाले नाम है। अगर नहीं है तो अब एक काम करना, ये वाला पैराग्राफ आप छोड़ देना पूरा का पूरा लाइन में, जब अपन लोग धीरे धीरे आगे करते जाएंगे तो मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे बताता जाऊंगा, ठीक है। मॉडल बिल्डिंग, नोमैटिक एंड लॉ सीकिंग के बारे में पापा यहाँ पर बात होने लगी। ऐसी बाकी उसके बाद 10 साल तक क्या हुआ, बिहेवियरल एंड ह्यूमनिस्टिक वाली बात आ गई, बिल्कुल बिहेवियर और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आ गया, मतलब ह्यूमन सेंटर बातें होने लगी। मतलब टूआन की इसका दिमाग में रखना, टूआन मतलब परसेप्शन, मेंटल मैप और फिनोमिनोलॉजी, ठीक है, फिनोमिनोलॉजी। तो ये चीजों पर बात होने लगी। अब ये क्या होता है, अपन को इतना दिमाग नहीं लगाना है, बस ये दिमाग में रखो कि भाई यहाँ पर क्या चीज हो रही है, भाई बिहेवियरल बात हो रही है ना, तो मेंटल मैप दिमाग में रखो और परसेप्शन दिमाग में रखो, जरूरत नहीं है इस चीज की। नेक्स्ट इज 1980 और 90s में क्या होने लगा, भाई रेडिकल बात होने लगी, क्योंकि कार्ल मार्क्स की चीज फॉलो करने लगे तो मार्क्सिस्ट आइडिया आने लगा था। इसका मतलब स्ट्रक्चरल बात होने लगी थी, जैसे हार्वी एंड पीट बात कर रहे थे, इसमें इनइक्वलिटी की बात होने लगी थी, स्पेशल जस्टिस की बात होने लगी थी, मतलब एक्चुअल अकुमुलेशन की बात, कैपिटल अकुमुलेशन की बात हो रही थी ना, कि भाई एकदम आप लोगों ने देखा होगा कि भाई एक जगह पैसे इकट्ठे कर लेना था, मतलब कैपिटल अकुमुलेशन की बात हो रही है इस टाइम पे। नेक्स्ट इज 90s से स्टार्ट हुई है प्रेजेंट तक, अभी भी पोस्ट मॉडर्न, फेमिनिस्ट सिस्टम सबकी बात होने लगी, मतलब प्लूरलिस्टिक बात होने लगी। जैसे मासी सोजा के बारे में बात हो रही है, तो पावर हो गई, आइडेंटिटी हो गई, स्पेस टाइम कंप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, टाइम ज्योग्राफी की होती है ना, तो इस तरीके की चीजें होने लगी। बस आप मोटा मोटा दिमाग में रखो, अगर मैंने पोस्ट मॉडर्न बोला है तो 90s के बाद की बात हो रही है, रेडिकल 80 से 90s की बात हो रही है, और बिहेवियरल मतलब 70 80 की बात है, 50 से लेकर 70 तक क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, 1850 से लेकर 1950 तक इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से लेकर पॉसिबिलिज्म तक की बात हो रही है, और प्री 1850 के टाइम पे एक्सप्लोरेशन हो रहा था। समझ में आने वाली बात, चालू करें अपन लोग। मेजर पैराडाइम इन ज्योग्राफी, क्रोनोलॉजिकल अगर मैं बात करूं, मेजर पैराडाइम इन ज्योग्राफी में देखो, सबसे पहले डिटर्मिनिस्टिक चीज आई, मतलब इसको अपन लोग डिटर्मिनिज्म बोलेंगे, फिर पॉसिबिलिज्म, फिर उसके बाद रीजनलिज्म, फिर स्पाशल साइंस, फिर उसके बाद ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, फिर रेडिकल और पोस्ट मॉडर्न। समझ में आने वाली बात। तो आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है। समझ में आया ना। अब डिटर्मिनिज्म में भी अलग अलग होते हैं, तो पहला क्या हो गया आप लोगों का, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। ये कब हुआ, लेट 19th या अर्ली 20th सेंचुरी की बात हो रही है ये। तो बिलीव दैट इन्वायरमेंट कंट्रोल ह्यूमन एक्शन, सबसे पहले ये बिलीव हुआ कि इन्वायरमेंट जो है ह्यूमन एक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। जो लोग पहली बार आ रहे हैं उन लोगों को मैं समझा देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल जहां पर बारिश ज्यादा हो रही होगी वहां पर क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी, मतलब एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ही जो है पूरा का पूरा ह्यूमन एक्शंस डिसाइड किए जाते हैं, इन्फ्लुएंस बाय दी किसके द्वारा, रेडजल और सैंपल। किसने बात की इसको, ज्यादातर रेडजल एंड सैंपल ने बात की। ये क्या है, थिंकर्स के नाम है। तो आप क्या करोगे, डिटर्मिनिस्टिव में क्या लिखोगे, जैसे अभी मैंने टेबल खाली करवाई थी ना, तो ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे रेडजल और क्या बताया था मैंने आप लोगों को अभी, सैंपल बताया था, ठीक है। रिजेक्टेड फॉर द बीइंग रेसिस्ट, सबसे पहले ये वाले जो आइडिया था ना पूरा का पूरा क्या हुआ, रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों, क्योंकि रेसिस्ट थे और यूरोसेंट्रिक थे, मतलब यूरोप के अंदर ही रहते थे, बस यही है सब कुछ, हमें है तो सब कुछ है, तो इसीलिए रिजेक्ट कर दिया गया। ज्योग्राफर में अगर बात करोगे तो फ्रेडरिक रेचल, नॉन एज मैन अ पैसिव एजेंट। मैन क्या है, एक पैसिव एजेंट है, मतलब सीधी सीधी बात है, जो एनवायरमेंट है ना वो कंट्रोल कर रहा है, तो इसका मतलब पैसिव वाली बात हो गई। आ गई ना बात समझ में। बी इज पॉसिबिलिज्म, बी इज पॉसिबिलिज्म, देखो पॉसिबिलिज्म तो रिएक्शन टू द डिटर्मिनिज्म। अब ऑब्वियस सी बात है, लोग इसको वो तो करेंगे क्योंकि भाई रेसिस्ट बात कर रहे हो, बोल रहे हो कि भाई पूरा का पूरा एनवायरमेंटल कंट्रोल कर रहा है, एनवायरमेंट कंट्रोल कर रहा है ह्यूमन एक्शन को, तो क्या किया भाई, नहीं। कुछ लोग बोलने लगे नहीं, इन्वायरमेंट जो है ना वो ऑफर करता है पॉसिबिलिटीज को, कि भाई क्या है, बट ह्यूमन मेक्स चॉइस। भाई उनने इन्वायरमेंट ने बोल दिया कि भाई इस तरह इन्वायरमेंट जो है आपको पॉसिबिलिटीज दे रहा है कि भाई किस तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये तो ह्यूमन के ऊपर है ना चॉइस करना, कि भाई किस तरीके से उसको बिहेवियर दिखाना है उस चीज पे। तो इसीलिए वो आ गया पॉसिबिलिज्म वाली बात, ठीक है। तो एम्फेसिस ऑन द कल्चर एंड इनोवेशन, तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा ये जो एम्फेसिस कर रहा है किसके ऊपर कर रहा है, कल्चर और इनोवेशन के ऊपर। इसको अपन लोग इनिशिएटिव ऑफ मैन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इनिशिएटिव ऑफ मैन। तो ज्योग्राफर क्यों हो जाएंगे,
फेब्यूर नाम रख लेना, फेब्यूर, FAVURE, याद रखना। फेब्यूर जो है जोग्राफर के नाम है, इसमें याद रखना। और आप बोल रहे हो अरे सर 3-3 लाइन को लगवा रहे, जरूरत ही नहीं है, जितना जरूरी है उतना दिमाग में रखो ना, क्यों दिमाग में लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज रीजनल पैराडाइम। क्या रीजनल पैराडाइम, इसने क्या किया, रीजनल वाली बात होगी ना तो एरियल डिफरेंशिएशन वाली बात होगी, बिल्कुल। क्या है, पूरा एक रीजन के अंदर क्या शिफ्टिंग आ रही है क्या नहीं आ रही है, ये पूरा रीजन है, तो बस वही है, इसीलिए इसको एरियल डिफरेंशिएशन पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया 1930 से 50 के बीच में। अब ये एरियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, पूरा का पूरा सिलेबस में दिया, अपन लोग करने वाले हैं, ठीक है। ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी है ये पूरी की पूरी, बेस्ड ऑन यूनिक रीजनल कैरेक्टरिस्टिक। क्या, यूनिक रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिटिसाइज, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल कौन सा इलाका है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा रेगिस्तान वाला इलाका है, या फिर पूरा हरियाली वाला इलाका है, या फिर मेरा पहाड़ वाला इलाका है, तो यहाँ पर किस तरीके से जो है डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, क्या चीजें हैं, उसके ऊपर ये पूरा कर रहा है। लेकिन इसको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि इसमें थ्योरी ही नहीं दी जा रही थी, है कि नहीं। ज्योग्राफर क्या है, याद रखना, हार्टस्टोन, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनका नाम, रिचर्ड हार्टस्टोन, ठीक है। नॉन एज एक्सेप्शनलिज्म, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनलिज्म भी बोलते हैं, दिमाग में रखना कि ये कीवर्ड हो गया, इसको अपन एक्सेप्शनलिज्म भी बोलते हैं, रीजनल पैराडाइम को एक्सेप्शनलिज्म भी बोला जाता है, समझ में आने वाली बात। नेक्स्ट इज स्पेशल साइंस या क्वांटिटेटिव पैराडाइम, स्पेशल साइंस या क्वांटिटेटिव पैराडाइम। अब ये स्पेशल वाला स्पेलिंग याद रखना, स्पाशियल मतलब जगह जगह वाला, ठीक है। क्वांटिटेटिव पैराडाइम तो एम्फेसिस किस पर कर रहा है ये, अब देखो क्वांटिटेटिव वाली बात हो गई ना, इसका मतलब होता है मॉडल्स, स्टैटिक्स और लॉ पे ये फोकस कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। अभी तक क्या था, डिस्क्रिप्टिव चीजें थी पूरी की पूरी, लेकिन अब लोगों ने मॉडल्स बनाना स्टार्ट किए, स्टैटिक्स का यूज करना स्टार्ट किया और लॉ बना दिए, ठीक है। तो ये इस चीज पे एम्फेसाइज करने लगे। ज्योग्राफी बिकेम नोमैथिक, ठीक है, मतलब लॉ सीकिंग। इनको ये देखना था कि भाई ये लॉ अप्लाई हो रहा है, इस पर क्यों नहीं हो रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, नोमैथिक। कोई भी अगर बोले कि क्या है नोमैथिक, ज्योग्राफी क्या बन गई, नोमैथिक बन गई, ठीक है, बिल्कुल। शिफ्ट फ्रॉम व्हाट इज वेयर, मतलब यहां से पहले कोई क्वेश्चन पूछता था कि क्या कहां पर है, क्या कहां पर है, लेकिन अब क्या पूछने लगे, वाई एंड हाउ, क्या है और क्यों है, नहीं क्यों है और क्या है, कैसे है, क्यों है और कैसे है, ठीक है। वाई मतलब क्यों है और कैसे है, पहले था क्या है और कहां है, अब पूछने लगे क्यों है और कैसे है, वाई एंड हाउ। तो कितने बड़ा शिफ्ट आ गया, है कि नहीं। पहले हमने बोला कि भाई मुझे ये बताओ कि ये क्या है, तो मैंने बोल दिया कि भाई ये मेरा पहाड़ है, ठीक है, ये मेरे पहाड़ है। फिर बोल दिया ये कहाँ है, तो भाई मेरे यहाँ पर है। लेकिन फिर पूछने लगे कि ये पहाड़ क्यों है, और फिर ये क्यों का आंसर मिला तो ये कहाँ है कि नहीं नॉर्मली, तो ये पूछने लगे, तो ऑब्वियस सी बात। तो ज्योग्राफर क्या हो जाएंगे, पीटर हगेट और विलियम बंज, पीटर हगेट और विलियम बंज। इसको पॉजिटिविज्म भी बोलते हैं, इसको लोकेशनल एनालिसिस भी बोलते हैं और हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रेविटी मॉडल, सेंट्रल प्लेस थ्योरी इसी के अंदर आता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अरे सर आपने तो 2 लाइन में निकाल दिया, ये क्या होता है क्या नहीं होता है। पहली बात, अपन लोग क्या है, ये पहला लेक्चर है तो अपन लोग उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको वैसे ही पता है कि क्वांटिटेटिव पैराडाइम, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन सब कुछ है ना, हम लोग अच्छा डिटेल में करने वाले हैं, सब कुछ करेंगे अपन लोग, बस मोटा मोटा समझ लो कि ये चीज अपन लोगों को दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट इज ह्यूमनिस्टिक पैराडाइम। ह्यूमनिस्टिक पैराडाइम 76 में है, रिएक्शन टू द मैकेनिस्टिक स्पेशल मॉडल पे ने रिएक्शन दिया, वही यही है, ये स्पेशल मॉडल, स्पेशल क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन जो हो रहा है ना, उसी पे बात चल रही है। फोकस ऑन ह्यूमन एजेंसी, इमोशंस और एक्सपीरियंस, सीधी सीधी बात है। ह्यूमनिस्टिक की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन के ऊपर ही तो बात होगी, ह्यूमन एजेंसी, इमोशंस क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। तो ड्रॉ फ्रॉम द फिनोमिनोलॉजी एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म, फिनोमिनोलॉजी एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर ये क्या कर रहा है, पूरा का पूरा फोकस कर रहा है। सबसे अच्छे थिंकर कौन है या ज्योग्राफर कौन है, यी फू तुआन, नॉन एज प्लेस परसेप्शन सेंस ऑफ प्लेस, ठीक है। इसको अपन प्लेस बोल सकते हैं, परसेप्शन बोल सकते हैं, सेंस ऑफ प्लेस बोल सकते हैं। ये मैंने अलग अलग नाम क्यों लिख रहा हूँ नॉन के, कि भाई अगर एग्जाम के अंदर इनमें से कुछ ही बोले, कम से कम आपको पता तो होना चाहिए किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो कम से कम लिख के तो आ पाओगे,
है कि नहीं। रेडिकल पैराडाइम, ठीक है, रेडिकल पैराडाइम क्या हो गया आप लोगों का, भाई मार्क्सिस्ट से इन्फ्लुएंस्ड है ये। ज्योग्राफी मस्ट एड्रेस इनइक्वलिटी एंड इनजस्टिस, इसको भी करना चाहिए। सोचो ज्योग्राफी के अंदर कितनी सारी चीजें डाल दी, एम्फेसाइज्ड क्लास स्ट्रगल, पावर रिलेशन। ज्योग्राफर कौन है भाई, हार्वी, डेविड हार्वी जो थे वो ज्योग्राफर थे जो कि पूरे के पूरे मार्क्सिस्ट से इन्फ्लुएंस थे। नॉन एज स्पेशल जस्टिस, भाई जस्टिस चाहिए हमें, इक्वलिटी चाहिए, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना है, पावर रिएक्शन देखने हैं, स्ट्रगल देखने हैं। तो डाई इलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। अब ये चीजें क्या होती है नॉर्मली, अब आगे चल के इसके ऊपर एक एक वीडियो डेडिकेटेड आएगा ही आएगा, अभी तो बस मोटा मोटा ये समझ लो, ठीक है। जरूरी जितने जरूरी होगी अपन लोग उतना करेंगे। पोस्ट मॉडर्न या पोस्ट स्ट्रक्चरल पैराडाइम 1990 से लेके प्रेजेंट तक चल रहा है। क्रिटिक ऑफ दी ग्रांड थ्योरीज एंड यूनिवर्सल मॉडल, अभी भी देखो यूनिवर्सल मॉडल को भी क्रिटिक कर रहे हैं, ग्रांड थ्योरीज को। एम्फसाइज ऑन प्लूरलिज्म, नरेटिव्स, डिस्क्लोजर। ज्योग्राफर्स कौन सबसे इंपॉर्टेंट कौन हुए, एडवर्ड सोजा, ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेस एंड फ्रेगमेंटेशन, समझ में आने वाली बात आ गई ना। पैराडाइम एंड मॉडल बिल्डिंग, अब देखो वो चीज तो अपन ने देख लिया जितना भी था नॉर्मली, इतने ही अपने शिफ्टिंग इसी तरीके से आई है, बस और कुछ नहीं है। पैराडाइम एंड मॉडल बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो ईच पैराडाइम इन्फ्लुएंस मेथड्स, जैसे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन ने क्या किया, बर्थ दिया प्रिडिक्टिव मॉडल्स को। भाई पहले क्या था, भाई अपन लोगों को ये पता था कि भाई सुनामी आ रही है या फिर अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से क्या हुआ, हम लोग उसको प्रिडिक्ट कर पाए, चाहे कम समय में कर पाए लेकिन कर तो पा रहे हैं। नेक्स्ट इज रेडिकल एंड ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल या ह्यूमनिस्टिक यूज क्वांटिटेटिव एंड फील्ड बेस्ड अप्रोच, बिल्कुल क्वांटिटेटिव और फील्ड बेस्ड अप्रोचेस को क्या किया, यूज किया गया, समझ में आया ना इस तरीके से। नॉर्मली क्रिटिसिज्म क्या है, पूरा का पूरा कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस पे, भाई ओवरलैप होता है, पहली बात तो है कि नहीं है, ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप एग्जिस्ट बिटवीन पैराडाइम शिफ्ट, नॉट ऑलवेज लीनियर। भाई किसी ने अगर शिफ्टिंग हो रही है तो पूरा लीनियर थोड़ी होगा, भाई बीच में क्या होगा, हो सकता है कुछ बातें इस वाले की भी हो, कुछ बातें इस वाले की भी हो। नेक्स्ट इज टुडेज ज्योग्राफी इज प्लूरलिस्टिक यूज्ड मिक्स्ड पैराडाइम, आज के टाइम पे क्या हुआ, मिक्स्ड पैराडाइम के बारे में बात हो रही, जैसे अपन लोग युग बोलते हैं ना, बस वही चीज है पैराडाइम। बीच बीच में जितना भी जो भी फेज आ रहा है, अपन जो फेज हो रहा है ना उस फेज को अपन पैराडाइम बोल रहे हैं। तो क्या हो रहा है आज के टाइम पे आप लोगों को पता है प्लूरलिस्टिक ज्योग्राफी है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग बिल्कुल मिक्स्ड पैराडाइम यूज कर रहे हैं। पैराडाइम नॉलेज हेल्प इन रिसर्च डिजाइन, जनरल स्टडीज आंसर एंड रीजनल प्लानिंग, ठीक है। अब ये वाली याद नहीं है कि भाई हमारे एग्जाम के अंदर जनरल स्टडीज नहीं, पूरा जनरल स्टडीज से रिलेटेड अगर कोई बात करनी है तो भी आप लोगों को पैराडाइम नॉलेज जो है हेल्प करेगी बिल्कुल रिसर्च डिजाइन करने में, रीजनल प्लानिंग करने में, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब जैसे एग्जाम्पल देख लो, स्मार्ट सिटीज है ना, स्मार्ट सिटी का किस चीज का कॉम्बिनेशन है भाई, स्पेशल साइंस का कॉम्बिनेशन है, ह्यूमनिस्टिक कंसर्न क्लाइमेटिक जस्टिस क्या है आप लोगों का, रेडिकल प्लस पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक का क्या है, कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि हम लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, मिक्स कर रहे हैं सारे के सारे क्या, पैराडाइम को। आगे नई बात समझ में। तो एक चीज याद रखना कि अगर क्वेश्चन जो है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन पे पूछ लिया जाए या फिर पैराडाइम शिफ्ट में पूछ लिया जाए, हैव लेड टू द बोथ प्रोग्रेसिव एंड फ्रेगमेंटेशन इन ज्योग्राफी, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया है ना से रिलेटेड तो यही चीज है, वो पूरा पूरा अपन लोगों को ये लिखना है जो मैंने अभी आप लोगों को पूरा बताया है, समझ में आने वाली बात। तो वही चीज जो मैंने अभी बताई थी, अब अगर याद नहीं हो रहा है मान लो अपन लोगों को याद, तो कम से कम कुछ मिनी पॉइंट जो है वो मैंने निकाल के रखे हुए हैं, जो कुछ मिनी पॉइंट जो है हर पैराडाइम के अंदर कुछ कुछ मिनी पॉइंट है, वो जरूर दिमाग में रख लेना, जानना नहीं तो। जैसे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के अंदर याद रखने वाली बात है, ज्योग्राफी एज द नेचुरल साइंस, ये बिल्कुल नेचुरल साइंस की तरह ट्रीट करता है। नेचर कंट्रोल्स कल्चर एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल कल्चर और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल रेजल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी बताया था, हंटिंग ने क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन के बारे में बात की थी। क्रिटिसिज्म क्या भाई, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई है, मतलब ओवर सिंप्लीफिकेशन है और इग्नोर कर रहा है ह्यूमन एजेंसी को, है कि नहीं, आई ना बात समझ में। ऐसे ही पॉसिबिलिज्म की अगर मैं बात करूं तो मैन जो है एक्टिव एजेंट है जो कि मॉडिफाई कर रहा है एनवायरमेंट को, है कि नहीं है। विडल दे लावलास जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉसिबिलिटीज के बारे में बात की है। नेचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज,
नॉट डिक्टेट, मतलब नेचर आपको अपॉर्चुनिटी देता है, डिक्टेशन नहीं देता कि भाई नहीं मैंने ये चीज हो रही है तो आपको यही करना है। भाई उसने आपको पॉसिबिलिटीज दे दी, अपॉर्चुनिटीज दे दी, आपकी मर्जी है कि नहीं? तो इसीलिए ये चीज किसने बोली है? पॉसिबिलिज्म वाले बात हो रही है। जैसे न्यू डिटर्मिनिज्म, ठीक है, ये टेलर ने बात की है। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी यही चीज होती है। ये चीजें आप लोगों को आगे समझने को मिलेंगी क्या है ये चीजें। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन या स्पेशल साइंस के बारे में अगर बात करूं तो क्या देखा था अपन लोगों ने? ये नोमैथेटिक हो गई है। लॉ सीकिंग के बारे में बात कर रहा है, मतलब यूज ऑफ मॉडल, स्टैटिक्स एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बात कर रहा है। कौन है थिंकर भाई? सेफर्स का दिमाग में रखना, एक्सेप्शनलिज्म, चैलेंज और बंज, मतलब इन्हें थ्योरेटिकल ज्योग्राफी के बारे में बात की है। आउटकम क्या हो गया? डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज लाइक सेंट्रल प्लेस थ्योरी, ग्रेविटी मॉडल, डिफ्यूजन मॉडल, ये सब चीजें एग्जाम में आ चुकी हैं, समझ में आए ना? इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर दिया, टीज कर दिया है। टू एब्स्ट्रैक्ट, क्रिटिसिज्म क्या है भाई? बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है और ह्यूमन रियलिटी को पूरी तरीके से ये क्या कर रहा है? निग्लेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज बिहेवियरल पैराडाइम। बिहेवियर किसका होता है भाई? ह्यूमन का होता है। तो बस रिएक्शन टू द स्पेशल साइंस, इस चीज पर रिएक्शन है, मतलब वही है, आगे एक चीज पे तो रिएक्शन देते आ रहे हैं, बस उसी चीज से वैसे आ रही है चीजें। फोकस ऑन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, परसेप्शन एंड कॉग्निशन। थिंकर कौन है? वॉलपर्ट का दिमाग में रख लो या फिर डाउन्स का दिमाग में रख लो। वॉलपर्ट ने क्या बोला? प्लेस परसेप्शन के बारे में बात कर रहा है और डाउन्स जो है वो कॉग्निटिव मैपिंग के बारे में बात कर रहा है। कीवर्ड कॉग्निटिव स्पेस, मतलब मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल स्पेस। एग्जांपल कम्यूटिंग बिहेवियर स्टडीज, हाइब्रिडिंग, है कि नहीं? हाइब्रिडिटी सीधी सीधी बात है, तो ये चीज देख सकते हो। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी में अगर मैं बात करूं, एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ स्पेस, एम्फेसिस ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ स्पेस के बारे में बात कर रहा है। थिंकर कौन हो गए भाई? ई फू टुआन या फिर राफ, तो टोपोफिलिया और प्लेस ऑफ प्लेस जो हो गई, ठीक है। कीवर्ड सेंस ऑफ प्लेस, फिनोमोलॉजी, लिव्ड स्पेस। क्रिटिसिज्म, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, हार्ड टू जनरलाइज। रेडिकल ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो बेस्ड ऑन मार्क्सिजियन पॉलिटिकल इकोनॉमी, ज्योग्राफी एज टूल ऑफ अनवील द स्पेशियल इनइक्वालिटीज के बारे में बात करता है ये, ठीक है। रेडिकल अप्रोच बहुत ज्यादा होता है ना। थिंकर हो गए डेविस हार्वी, सोशल जस्टिस एंड सिटी की बात कर रहे हैं, 1973 में बोला था इनने। कीवर्ड क्या हो गया भाई? स्पेशल जस्टिस हो गया, सरप्लस वैल्यू हो गए, कैपिटल अक्यूमुलेशन के बारे में बात हो गई। एग्जाम्पल अर्बन जेंट्रिफिकेशन, क्लास बेस्ड स्पेशल सेग्रीगेशन, ठीक है। तो ये जो हो गई पोस्ट मॉडर्न एंड फेमिनिस्ट ज्योग्राफी। आज के टाइम पे देखो मल्टीपल रियलिटीज हो रही हैं, इंटरप्रिटेशन हो रहा है स्पेस के अंदर। थिंकर डोरिन मासी, पावर ज्योमेट्री, सोजा, थर्ड स्पेस। फोकस ऑन मार्जिनल वॉइस, जेंडर, रेस, क्लास। कीवर्ड हो गए प्लूरलिज्म, डिस्क्लोजर, सब्जेक्टिविटी। समझ में आने वाली बात नॉर्मली आ गई ना ये चीज समझ में? अब आप बोल रहे होंगे अरे सर आपने तो ऐसे निकाल दिया। भाई अभी क्या है, ये सिर्फ एक पहला अपना वो है ना, पहला लेक्चर है ना, तो इसमें अपन थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, टीज कर रहे हैं। ये सब चीजें अपन आगे पढ़ेंगे, जितनी जरूरी होगी उतना पढ़ेंगे। और अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आने वाली बात नॉर्मली? तो देखो पूरा का पूरा अपन ने क्या देखा, इवोल्यूशन कैसे हुआ भाई? डिटर्मिनिज्म वाला हुआ, तो क्या ले सकते हो? नेचर कंट्रोल्स मैन। पॉसिबिलिज्म में मैन क्रिएट पॉसिबिलिटीज। न्यू डिटर्मिनिज्म में बैलेंस इंटरेक्शन हो रहा है। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में साइंटिफिक मेथड्स है। बिहेवियरल एंड ह्यूमनिस्टिक में परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा है। रेडिकल एंड बिहेवियरल में सोशल जस्टिस एंड इनइक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। पोस्ट मॉडर्न में प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहा है। समझ में आने वाली बात नॉर्मली? बस इतना ही है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखो होमवर्क में मैं आज आप लोगों को बोलूंगा कि आप मत करना होमवर्क, क्योंकि मैंने इतना नहीं कराया। कल जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है मैं आप लोगों को पूरा करवा दूंगा। ये मैंने लिखा है लेकिन आप लोग जरूरत नहीं है करने की, ठीक है। आप बस क्या करो, जो मैंने आज करवाया उसके आप लोग बस कीवर्ड्स दिमाग में रखो, ठीक है। आप लोगों को बस कीवर्ड्स नहीं बोलने हैं, यही कीवर्ड्स आप लोगों को पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के अंदर मैक्सिमम मार्क्स दिलाएंगे। याद रखना, जो अपन पूरा पर्सपेक्टिव पढ़ने वाला है, पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ने वाला है, उसके मैक्सिमम कीवर्ड्स अपन ने इसी के अंदर डाल दिए हैं। समझ में आने वाली बात नॉर्मली? तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना वो यही अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर अपन कुहन्स पैराडाइम देखेंगे, ठीक है। जितना अपन को एग्जाम में पूछा जाता है वो देखेंगे, ठीक है। और अगर लगता है थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे। और याद रखना, आप लोग ने आज के वीडियो से देख समझ ही गए होंगे, कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। जितना आपको एग्जाम में जरूरी है सिर्फ अपन उतना ही
करेंगे और जिस वे में आप लोगों को जरूरी है सिर्फ अपन उसी वे में करेंगे। एग्जाम में भी पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट वही लिख के आना जो आप लोगों के नोट्स में है, आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने 1% भी आप लोगों की हेल्प करी है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।